गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका यादव है। मैं बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। और मैं आप लोगों का एमए फाइनल में ये जो राजनीतिक भूगोल पेपर है ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो सबसे पहला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, राजनीतिक भूगोल की परिभाषा और क्षेत्र, उसका विषय क्षेत्र, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि राजनीतिक भूगोल क्या है और इसकी क्या परिभाषा है, इसके क्या विभिन्न भूगोलवेताओं ने क्या परिभाषाएं दी हैं और इसके विशेष क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भूगोल जो है, भूगोल क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हम इसके टुकड़े करें भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी, जियो मीन्स पृथ्वी और ग्राफी मीन्स वर्णन करना। तो ज्योग्राफी का बिल्कुल सिंपल भाषा में, सरल भाषा में अर्थ होता है पृथ्वी का मानव निवास के रूप में अध्ययन करना, उसका वर्णन करना। ज्योग्राफी जो है ये मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभक्त है। आप लोगों को पता ही होगा, आप इतने समय से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी जो है दो शाखाओं में, इसकी मेन जो शाखाएं हैं वो दो है। एक है इसमें आपका जो प्राकृतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल, जिसमें हम स्थल मंडल, जलवायु मंडल, समुद्र विज्ञान, मृदा विज्ञान आदि के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा है मानव भूगोल, जिसमें कि हम मनुष्य की जो मतलब मानव वर्ग जो है उसने जिन चीजों का निर्माण किया है आदि के बारे में पढ़ते हैं। इसकी कुछ उपशाखाएं हैं जिसमें कि आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल भी मानव भूगोल की ही एक शाखा है। तो हम राजनीतिक भूगोल के बारे में हम लोग बात करेंगे। भूगोल जो है वो वातावरण और मानव में संबंध स्थापित कर पृथ्वी तल पर व्याप्त जितनी भी विविधताएं हैं उनका वर्णन करने के साथ साथ उनके जो भौगोलिक कारण है कि किन कारणों से पृथ्वी तल के ऊपर ये विविधताएं पाई जाती हैं उनको भी स्पष्ट करता है। ठीक है, कि भूगोल जो है वो मानव और वातावरण में एक संबंध स्थापित करते हुए पृथ्वी तल पर व्याप्त जितनी भी विविधताएं हैं उनका वर्णन करने के साथ साथ उन भौगोलिक कारणों को भी स्पष्ट करता है जिनके कारण आज ये क्षेत्रीय विविधताएं और असमानताएं जो है दिखाई देती हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो भूगोल जो है उसका जो क्षेत्र है वो बहुत अधिक व्यापक है, बहुत विस्तृत है, वैज्ञानिक है। लेकिन आज का जो युग है, वर्तमान युग जो है वो वृहद की अपेक्षा सूक्ष्म की बात करता है, संपूर्ण की अपेक्षा विशिष्टता की बात करता है, उसको अधिक महत्व देता है। ठीक है, तो आज के युग में भूमंडल के जो सभी क्षेत्र हैं वो किसी ना किसी राजनीतिक इकाई के साथ संबंध है, किसी ना किसी राजनीतिक इकाई के साथ जुड़े हुए हैं। और राजनीतिक इकाई या राज्य जो है वो पूरी तरह से अपने जो भौगोलिक वातावरण है उसका उसके ऊपर निर्भर करता है। तो एक राष्ट्र या राज्य जो है उसका जीवन, उसके विभिन्न देशों और राज्यों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके आर्थिक संसाधन या जो शक्ति के साधन है, शक्ति संपन्नता का क्षेत्र है उसका, और भौगोलिक वातावरण के द्वारा ये सब जो चीजें हैं ये प्रभावित होती हैं। भौगोलिक वातावरण के द्वारा उसके आर्थिक संसाधन, उसके राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब भौगोलिक वातावरण के द्वारा नियंत्रित होते हैं, उसके द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक भूगोल का जो अध्ययन है ये हम ये नहीं कह सकते कि आज वर्तमान युग में ही अस्तित्व में आया है। जो पुराने समय में ग्रीक और रोमन जो भूगोलवेता हुए हैं उस समय में भी, ग्रीक और रोमन काल में भी राजनीतिक भूगोल जो है वो अस्तित्व में था, इसके बारे में अध्ययन किया जाता था। तो राजनीतिक भूगोल का जो अध्ययन है वो ग्रीक और रोमन काल से ही राज्य को प्राकृतिक वातावरण से
संबंधित मानकर किया जाता रहा है। किंतु विश्व युद्ध के समय में क्या हुआ कि राजनीतिक गतिविधियों का भौगोलिक पर्यावरण में अध्ययन करने का जो प्रचलन था वो उसका एक अधिक विकास हो गया। जो विश्व युद्ध हुए प्रथम और द्वितीय, उस समय क्या हुआ कि राजनीतिक गतिविधियों को भौगोलिक पर्यावरण के साथ संबंधित करके अध्ययन किया जाने लगा। और आज जो है राजनीतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण और विकसित रूप में एक शाखा के रूप में मौजूद है और इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ग्रिफिथ टेलर जो हुए हैं उनके अनुसार भूगोल जो है वो सामाजिक विज्ञान है जिसकी की राजनीतिक भूगोल जो है वो एक बहुत ही प्रमुख शाखा है। अब अगर हम देखें कि राजनीतिक भूगोल के बारे में विभिन्न जो भूगोलवेता हुए हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इमैनुअल कांट हुए हैं। इन्होंने 18वीं शताब्दी में यानी कि 1756 में इन्होंने कहा कि राजनीतिक भूगोल जो है वो राजनीतिक इकाइयों के संबंध एवं उनकी जो प्राकृतिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक भूगोल जो है वो 20वीं शताब्दी में अस्तित्व आया है। इसका अस्तित्व तो 19वीं 18वीं शताब्दी में भी था, ग्रीक रोमन काल में भी था। NJG पाउंड हुए हैं, इन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सन 1963 में 1963 में कहा कि राजनीतिक भूगोल जो है वो राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्रों, उनके संसाधनों, उनके विस्तार और उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है। अर्थात राजनीतिक भूगोल राज्य से संबंधित होता है जिसके की विशिष्ट कार्य क्या है, उसके विशिष्ट कार्य जनसंख्या जो है उस राज्य विशेष की उसका पोषण करना, उसकी रक्षा करना, वो प्रत्येक राज्य के विशिष्ट कार्य होते हैं। और इन कार्यों को संपादित करने के लिए यानी कि अपने देश अपने राज्य की जनसंख्या के पोषण की व्यवस्था करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर राज्य जो होता है वो अपने राज्य के प्राकृतिक और आर्थिक साधनों पर निर्भर करता है और राज्य के अपने जो साधन होते हैं उन पर ही किसी राज्य विशेष का जो विकास है और उसकी जो शक्ति संपन्नता है वो निर्भर करती है। ठीक है, तो ये तो बात हुई NJG पाउंड जो हुए हैं उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल क्या है। अब अगर हम कार्लसन को देखें तो उन्होंने अपनी बुक ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सन 1958 में राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी एवं राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। ठीक है, ये उन दोनों के राजनीतिक भूगोल जो है वो क्या करता है कि पृथ्वी जो है और उस पे कोई राज्य जो स्थित है उन दोनों में क्या अंतर संबंध है उनका अध्ययन करता है। अतः यह राज्यों में भौगोलिक संबंध को व्यक्त करता है। तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक भूगोल में क्या किया जाता है, भौगोलिक वातावरण के तत्व और राज्य में संबंध व्यक्त किया जाता है। राज्य के जो भौगोलिक वातावरण का प्रभाव है वो समय और स्थान के संदर्भ में ही राज्य पे पड़ता है, क्योंकि समय के साथ साधन और जनसंख्या में तथा राजनीतिक स्वरूप में अंतर आता जाता है। ऐसा नहीं है कि जो राज्य विशेष के साधन है, वहां की जो जनसंख्या है और उसके दूसरे देशों के साथ राजनीतिक संबंध है वो एक समान रहते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ क्या होता है, कैसी परिस्थितियां हैं, कैसा समय है, उसके ऊपर ये चीजें निर्भर करती हैं और इनमें समय के साथ परिवर्तन आता है। और स्थान की दृष्टि से भी प्रत्येक राज्य के जो प्राकृतिक स्वरूप है और उसका जो आर्थिक स्वरूप है उसमें भी स्थिति के हिसाब से भिन्नता आती है। तो इस प्रकार कार्लसन ने कहा कि राजनीतिक भूगोल जो है वो पृथ्वी और राज्य के अंतर संबंध का अध्ययन है और यह राज्य में भौगोलिक संबंध को व्यक्त करता है। अब अगर हम रिचर्ड हार्टशॉन की द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसकी बात करें तो उन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी इन द मॉडर्न वर्ल्ड में सन 1960 में राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक भूगोल भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न राजनीतिक उपक्रमों का
पृथ्वी तल के ऊपर व्याप्त विभिन्न लक्षणों से संबंध स्थापित करने का कार्य करती है, संबंध स्थापित करके उनका अध्ययन करती है। तो इस प्रकार मतलब इसका मतलब ये है कि राजनीतिक भूगोल जो है वो पृथ्वी तल पे व्याप्त प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय समानताओं और असमानताओं के साथ ही राजनीतिक स्वरूप में व्याप्त विविधताएं जो है उनका अध्ययन करती है। और इन राजनीतिक विभिन्नताएं जो है इनका कारण ही अंततः वातावरण की भिन्नता होता है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण में भिन्नता होती है, जिसकी वजह से राजनीतिक स्वरूप जो है अलग अलग राज्यों का वो भिन्न होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है। अब लुइस एम एलेक्जेंडर जो हुए हैं उन्होंने अपनी बुक वर्ल्ड पॉलिटिकल पैटर्न्स में 1966 में राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक प्रदेशों को पृथ्वी तल के तत्वों के रूप में अध्ययन करती है। ठीक है। तो यानी कि राजनीतिक प्रदेश जो है उनको एक राजनीतिक भूगोलवेता जो है वो पृथ्वी तल के तत्व मानते हुए उनका अध्ययन करता है। अब ए.ई. मूडी जो भूगोलवेता हुए हैं उन्होंने अपनी बुक ज्योग्राफी बिहाइंड पॉलिटिक्स में 1963 में राजनीतिक भूगोल के बारे में कहा कि राजनीतिक भूगोल का अध्ययन वर्तमान दशाओं से संबंधित होता है, किंतु भूतकाल की घटनाओं को आज अवस्थित स्वरूप के परिवर्तक के रूप में ध्यान में रखा जाता है। उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल जो है ये माना कि वो आज की घटनाओं पर, आज के जो परिस्थितियां हैं उनसे संबंधित है, आज की दशाओं से संबंधित है, किंतु वो जो आज परिस्थितियां हैं, आज किसी राज्य का स्वरूप है, वो पिछले भूतकाल में की घटनाओं का परिवर्तन है। मतलब पिछले जो भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं उनको आज अवस्थित स्वरूप जो है वो उनके परिवर्तन के रूप में है। तो मूडी ने ऐतिहासिक अध्ययन को भी राजनीतिक भूगोल में महत्वपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि मूडी ने कहा कि राजनीतिक अध्ययन को महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक दशाएं जो है उनका अध्ययन यद्यपि राजनीतिक भूगोल का उद्देश्य है, किंतु यह दशाएं अपना अस्तित्व, अपना इतिहास के रूप में रखती हैं, उनका एक इतिहास है जिसके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। अब रिचर्ड मूर जो हुए हैं इन्होंने मॉडर्न पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सन 1975 में कहा कि राजनीतिक भूगोल जो है वो राजनीतिक एवं भौगोलिक उपक्रमों के मध्य स्थानगत अथवा क्षेत्रीय अंतर संबंध को स्पष्ट करता है। यानी कि उन्होंने दो प्रकार के संबंध बताए, एक तो स्थानगत है और एक है क्षेत्रीय। एक क्षेत्र का भौगोलिक वातावरण जहां वहां की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप, उसकी सफलता और असफलता को प्रभावित करता है और राज्य के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को वो नियंत्रित भी करता है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक भूगोल जो है वो राज्य की सीमा, क्षेत्र और संसाधनों में संबंधित है और राजनीतिक क्रियाओं का मानव और उसके आर्थिक भूगोल पर जो प्रभाव पड़ता है उसको व्यक्त करता है। ठीक है। तो राजनीतिक भूगोल जो है वो किसी राज्य विशेष की सीमा, उसके क्षेत्र, उसके संसाधनों से संबंधित है और विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं का मानव और उसके आर्थिक भूगोल पर जो प्रभाव पड़ता है उन सबका अध्ययन जो है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब जो हमारे ये तो बात हुई राजनीतिक भूगोल की जो परिभाषाएं हैं विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार उसके बारे में। अब हम अपने जो इसी लेक्चर से समझो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कि राजनीतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।